इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे और उसके बाद इन तमाम खबरों पर हमारे साथ अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे और विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों के सहयोगियों से अपील की है कि मानसून सत्र को सही चलाया जाए। साथ ही साथ सभी दलों के सहयोगियों का स्वागत किया है। अनुपूरक बजट पेश होगा, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सरकार सकारात्मक बहस के लिए तैयार है। अब चलिए दूसरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर आईएएस कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में है एमसीडी। पुलिस ने एमसीडी को अतिक्रमण हटाने की इजाजत दे दी है। अतिक्रमण के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची एमसीडी की टीम और अतिक्रमण हटाने के लिए 5 बुलडोजर लेकर वहां पर एमसीडी की टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस एमसीडी अधिकारियों से पूछताछ करेगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि हादसे के बाद दिल्ली में 13 अवैध कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। कोचिंग से जुड़े कागजों की जांच भी लगातार दिल्ली पुलिस की जारी है। कोचिंग हादसे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ली गई है और पूरे मामले पे जांच जारी है। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर बिहार से है, जहां पर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने खारिज किया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% किया जाए, ये मांग की जा रही है। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उसकी अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर रतलाम में हिंदू संगठनों का धर्मांतरण को लेकर हंगामा जारी है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप, प्रार्थना के नाम पर हो रहा धर्मांतरण। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने यह आरोप लगाया है कि प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है। अवैध रूप से संचालित चर्च लोगों को कर रही है गुमराह। जनजातीय लोगों का इलाज के नाम पर धर्मांतरण यहां पर हो रहा है। पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और अब अगली खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है, जहां पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुनवाई के दौरान 5 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में 16 महीने से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और जस्टिस बीआर गवई केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत से इनकार किया था। 26 फरवरी को सीबीआई ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। और अगली खबर राजस्थान से है। आपको बता दें कि 15 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी 48 घंटे भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही में अलर्ट जारी किया गया है। ये वो 4 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके बाद अगली खबर अब उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। NH58 देहरादून दिल्ली हाईवे बंद रहेगा। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेगा हाईवे और कांवड़ यात्रा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जहां पर अलग अलग जगह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर यूपी विधानसभा से जुड़े मामले पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत मिश्रा जी, जिस तरीके से आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई और मानसून सत्र की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से बातचीत करते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सकारात्मक बहस के लिए तैयार है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से विधानसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही जोरदार हंगामा यहां पर देखने को मिला। क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले को लेकर, क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताइए विस्तार से। देखिए, बिल्कुल विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो गई है और 2 तारीख तक ये पूरा सत्र चलेगा। अलग अलग तरीके के जो अध्यादेश हैं उनको पास कराया जाएगा। कई बिल हैं
उनको इसमें पास कराया जाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी सरकार अपना अनुपूरक बजट भी इस पूरे सत्र के दौरान लाएगी। तकरीबन 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा जो पास कराया जाएगा इस सत्र के दौरान। और विशेष तौर पर चूंकि कुंभ है अगले साल, इसलिए कुंभ की तैयारियों को लेकर विशेष तौर पर सरकार इस समय बजट आवंटित कर रही है। और उसके साथ साथ कई अन्य ऐसी चीजें हैं, खासतौर पर चाहे वो परिवहन निगम की बसों की खरीद से संबंधित हो, क्योंकि कुंभ के दौरान लोगों को आने जाने में किसी तरीके की असुविधा ना हो, वो ऐसे तमाम चीजें हैं जो इस अनुपूरक बजट में लाई जाएंगी। आज जब बजट की शुरुआत हुई, आज जब इस सत्र की शुरुआत हुई है, सत्र की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन के अंदर पहले हंगामा करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन हालांकि बाद में फिर प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और तमाम जो विधायकों के प्रश्न हैं उनके जवाब सरकार के मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। आज जो विपक्ष की तरफ से शुरुआती दौर में हंगामा किया गया, उसके पीछे बड़ा कारण यही है क्योंकि विपक्ष को अखिलेश यादव के बाद अब नया नेता प्रतिपक्ष मिला है उत्तर प्रदेश के सदन में। माता प्रसाद पांडे अब विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे थे। उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री ने इससे पहले प्रेस को संबोधित करते हुए ये अपील भी की थी कि जो सदन की कार्रवाई है वो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाई जाए और जिन लोगों के सवाल हैं उन सवालों के जवाब, खासतौर पर जिन विधायकों के सवाल हैं उनके जवाब सदन के अंदर जो संबंधित मंत्री हैं, लोग हैं, वो उन सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन सदन की कार्रवाई में किसी तरीके की बाधा ना पहुंचाई जाए, ताकि जो आम हित से जुड़े हुए जो मसले हैं उनको सदन में उठाया जा सके और उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। तो फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। तमाम जो विधायकों के सवाल है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, तमाम विधायकों के जो सवाल है उन सवालों को प्रश्नकाल में उठाया जा रहा है। और उठाने के बाद जो विधायी कार्य होंगे, ये प्रश्नकाल जब खत्म होगा तो उसके बाद जो विधायी कार्य होंगे, जो तमाम विधेयक रखे जाएंगे, उन विधेयकों को पास कराया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। जी रजत जी, इस बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार के विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष पूरी तरीके से तैयार है चर्चा के लिए, तो विपक्ष भी हंगामे के लिए तैयार है। इस बार के विधानसभा सत्र में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे? तौर पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिसमें अखिलेश यादव यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष होते थे, तब विशेष तौर पर जो मुद्दे उठते थे कमोवेश वही मुद्दे इस बार भी विपक्ष की तरफ से उठाने की तैयारी की जा रही है। चाहे वो खास तौर पर अघोषित बिजली कटौती हो, उसके अलावा जो पेपर लीक का जो मामले हैं तमाम उत्तर प्रदेश में आए हैं उससे संबंधित हो, कृषि विभाग से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, तमाम ऐसे विषय जो खासतौर पर जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जन सामान्य से जुड़े हुए हैं, उन तमाम मुद्दों को विपक्ष लगातार उठाता पहले भी रहा है और इस बार भी उन्हीं सारे मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। सदन में विपक्ष की ताकत इसलिए बड़ी है, जो एक माहौल जो बदला है वो इसलिए बदला है क्योंकि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक अच्छी सफलता मिली है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी का जो मनोबल है वो पहले से ज्यादा इस समय बढ़ा हुआ है और उसी एनर्जी के साथ समाजवादी पार्टी सदन में भी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रही है। और उसके साथ साथ चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का भी माहौल चल रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश एक समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि सदन के अंदर ऐसे मुद्दे उठाए जाए जिसमें सरकार को घेरा जा सके, ताकि एक पब्लिक में मैसेज जा सके कि सरकार इस समय काम सही से नहीं कर रही और जो उपचुनाव है उनके ऊपर जो असर है वो इस पूरी कार्रवाई के साथ साथ सीधे तौर पर पड़ सके। लेकिन सदन में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार में है, उनकी तरफ से भी उन सभी सवालों के जवाब पहले से तैयार भी किए गए हैं। और आज भी जब स्वास्थ्य से संबंधित सवाल सदन के दौरान पूछे गए तो जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, साथ साथ जिनके पास स्वास्थ्य का चार्ज भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने एक पूरा डिटेल्ड आंसर भी सदन के दौरान रखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन में अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराने के लिए इस समय लगे हुए हैं और फिलहाल सदन की कार्रवाई जारी भी है और विधायी कार्य भी इसके बाद संपन्न किए जाएंगे। यानी कि सदन की कार्यवाही जारी है, लेकिन इस बीच पक्ष भी तैयार है तो विपक्ष भी तैयार है और यही वजह है कि आज सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे बिहार से अंजनी पांडे जी भी जुड़ गए हैं। अंजनी जी, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, क्योंकि नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले हमने देखा कि पटना हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया था आरक्षण बढ़ाने के फैसले को, जिसके बाद अब नीतीश सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। मामले में क्या अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास, बताइए सबसे पहले अपडेट।
बरकरार रखने का निर्देश दिया है। इसकी विस्तृत सुनवाई जो है वो सितंबर महीने में की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, 50% से 65% किया गया है, वह जो जातीय सर्वेक्षण किया गया था, उस जातीय सर्वेक्षण के आधार पर जो है वह यह 15% जो है वह बढ़ाने का फैसला लिया गया था, जिसको कि राज्य सरकार ने लागू किया था। लेकिन उसके आधार पर फिर हाईकोर्ट में जो है वो याचिका दायर की गई इस जो दायरा बढ़ाया गया उसके खिलाफ, क्योंकि 50% से ज्यादा जो दायरा वह नहीं बढ़ाया जा सकता है। 10% EWS को लेकर के, जिसे सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से 15% बढ़ा दिया गया था, तो कुल जो आरक्षण की सीमा थी वह 75% हो गया, जब 10% EWS को भी, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े पन को भी यदि जोड़ दिया जाता है तो इसको लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और 20 जून को हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जो फैसला था राज्य सरकार का, वह फैसला को रद्द कर दिया और उसके खिलाफ जो है वह 2 जुलाई को जो है वह राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसके आज सुनवाई भी हुई। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जो है तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है रद्द करने का, यह 65% आरक्षण का, वह फैसला जो है वह मान्य है और वह रद्द करने को जो है वह स्वीकृति प्रदान की। यानी अभी तक जो हाईकोर्ट का जो फैसला है, वह हाईकोर्ट का फैसला जो रद्द करने का है 65% आरक्षण, वह बरकरार रहेगा और फिर इसकी विस्तृत सुनवाई जो है वो सितंबर महीने में होगी। तब फिर सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार अंतिम डिसीजन जो है वह क्या होता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के यदि देखें तो मानसून सत्र जो अभी समाप्त हुआ है पिछले शुक्रवार को, इन 5 दिन जो पिछले सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक चला है, इन सभी दिनों में जो है वह आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है और राज्य सरकार पर हमलावर रहा है। और दोनों सदनों में, चाहे वह विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, दोनों सदनों में विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता रहा और सदन की कार्रवाई इससे जो है वह बाधित होती रही। विधानसभा अध्यक्ष भी और विधान परिषद के सभापति ने भी जो है वो विपक्ष के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की और सरकार ने बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है वो गई है। सदन के अंदर भी जो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो होंगे उसके बाद जो है वह फिर सरकार जो है वह आगे अपना रुख तय करेगी। लेकिन विपक्ष का मानना था कि जो 9वीं अनुसूची है, उस 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो है वह केंद्र सरकार से अनुशंसा की जाए, केंद्र सरकार से जो है वह दबाव डाला जाए, केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्योंकि 9वीं अनुसूची में अभी जो है 284 कानून जो है वह लागू किए गए हैं और दोस्तों यदि 9वीं अनुसूची में यह लागू कर दिया जाता, 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो फिर किसी भी कोर्ट में इस पर जो है वह आरोप। ठीक है अंजनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच अपडेट सामने आ रही है, हम अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। अंजनी जी अपनी बातें जारी रखिए। जी, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, तो जो विपक्ष था वो विपक्ष का मानना था इस मानसून सत्र में, इसी को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा कि जो 9वीं अनुसूची है, उस 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण के जो बढ़े हुए दायरे हैं, इसे इस कानून को जो है दायरे में उसमें डाला जाए। क्योंकि जब 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो फिर उसे किसी भी कोर्ट में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार जो है वह यह मांग करता रहा है कि सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में न रहे और इसके जो है वह अनुशंसा की जाए, इसको जो है वह 9वीं अनुसूची में जो है वह डाल दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार का यह मानना है कि 9वीं अनुसूची के लिए भी जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव पारित कर दिया गया और केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। अब निगाहें जो है वह सुप्रीम कोर्ट पर होगी। लेकिन आज इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे अब सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तक इंतजार करना होगा। अंजनी जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता दिव्या शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। दिव्या, आईएएस कोचिंग हादसे के बाद अब एक्शन में नजर आ रही है दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी, जिसके बाद अनुमति मिलने के बाद अब वहां पर कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी 5 बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंची है और बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर जारी है। क्या कुछ इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर, बताइए विस्तार से। खुलता नहीं है तो बंद हो गया दरवाजा, तो खुलेगा नहीं। आज मैं दिव्या का क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
एक बार फिर से दिव्या से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दिव्या हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, आपने देखा कि किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पे कार्रवाई जारी है। हालांकि राजेंद्र प्लेस में भी अभी कुछ इसी तरीके का नजर है, भारी पुलिस फोर्स वहां पर भी मौजूद है जहां पर बीते दिन हादसा हुआ, लेकिन उसके आक्रोश में बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम भ्रष्ट है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक बार मैं महिलाओं की संख्या भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी भारी संख्या में महिलाएं तमाम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता है अरविंद केजरीवाल, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, शैली ओबरॉय को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन तमाम बड़े अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो एमसीडी के कमिश्नर है अश्विनी कुमार, उनकी भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि अवैध निर्माण में कहीं ना कहीं मिली भगत की जा रही है, साठगांठ से लगातार जो है अवैध निर्माण किया जा रहा है। ये जो तमाम लोग हैं इस वक्त प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। और देखिए दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरपाल। क्या नाम है सर? वीरपाल। क्या कहेंगे, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये जो छात्रों की मौत हो गई है उसी के विरोध में हम आए हैं। इसमें सरकार पूरी तरह लापरवाह है। सरकार की लापरवाही की तरह बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये हत्या हुई है, ये कोई हादसा नहीं है। इसमें प्लानिंग के साथ काम किया गया है। इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैम क्या कहेंगी, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है? अरे क्यों ना करें हम। आप देखिए जिन परिवारों के जवान बच्चे चले गए, कैसे जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता की उसके साथ वो जीने की मैं कहूँगी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। वो साधारण ये बात नहीं हुई है जो राजेंद्र नगर में हुई है। आप इसको इससे देखिए, हत्या समझा जाए या साजिश जानबूझकर हादसा समझा जाए? बिल्कुल ये तो सरे हाल आप देख लीजिए, हत्या ही है, क्योंकि एक कांच का दरवाजा टूटता है और इतने बच्चे अंदर अपनी जान पे खेल करके कितने तो बाहर निकले। और उनमें जो 3 की आई है, आपको पता है, 2 लड़कियों की और 1 लड़के की। जिस माँ बाप का बच्चा चला गया ना, उससे पूछिए, जिसने 28 साल अपने बच्चे को पाल पोस के आज वो क्लियर करने वाला था, पीएचडी भी उसकी क्लियर होने वाली थी बच्चे की, और क्या किया है ये? क्या हुआ है? नालों की सफाई नहीं हुई, सड़क पे 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। इतना कीचड़ वाला पानी था मैडम कि अंदर वो बच्चे की आपने बॉडी देखी, सारी नीली पड़ी हुई थी, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन किसी बच्चे के साथ नहीं हो सकती। 12 फीट पानी भर जाए, गोताखोरों को अंदर जाकर के लाश को ढूंढना पड़ा है। बच्चों को ढूंढने के लिए मतलब आप ये देखिए 3-4 घंटे तो पानी निकालने में कितनी मोटरों को लगाना पड़ा, इतने मोटे मोटे पाइप लगाए हैं। क्या समझे, जो अवैध निर्माण लगातार अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है, इसमें साठगांठ कहीं ना कहीं देखी जा रही है, इसको हत्या समझा जाए या हादसा समझा जाए? ये हत्या है, सरासर हत्या है। और दिल्ली के अंदर तो बिना सेनापति की फौज घूम रही है। अब केजरीवाल जी जेल में हैं और यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, उनके नेता, उनके मंत्री और अफसर सारे लूट में लगे हुए हैं। और मैं कहूँगा कि इनकी पार्टी की नींव भी एक हत्या के ऊपर ही रखी गई थी, जिसका नाम था गजेंद्र चौहान। किसान था बेचारा, वो आया था राजस्थान से, और यहाँ जब आया तो जंतर मंतर पर ये सब आनंद ले रहे थे उसकी मौत का। और आज भी मैं कह रहा हूँ, इन्हें कोई नहीं फर्क पड़ा। इन बच्चों का परिवार जो है बेचारा कैसे कैसे पढ़ा लिखा करके और इन्हें यहाँ भेजा कि कुछ काबिल बनेंगे, लेकिन केजरीवाल ने इनके घर का ही चिराग बुझा दिया। मैं कहता हूँ ये आखिरी हादसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इनकी नींव बिल्डिंग की, पार्टी की जो एक हत्या पे रखी गई थी, अब ये नींव इनकी इन्हीं हत्याओं पे समाप्त हो जानी चाहिए। दिल्ली की जनता को इन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ठीक है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस घटना के बाद जहां पर एक तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है, एमसीडी की कार्रवाई जारी है, लोगों में आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं सियासत भी तेज है। आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदू संगठनों का धर्मांतरण को लेकर हंगामा जारी है। वीएचपी का आरोप है कि प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण
हो रहा है। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम स्वरूप शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर इलाज के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, लोगों का कहना है कि जनजातीय लोगों को चर्च में बुलाकर इलाज के नाम पर उनका धर्मांतरण हो रहा है। मामले में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को समझाइए जरा। बिल्कुल दिव्या जी, हम सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को बता दें, देखिए प्रार्थना सभा की आड़ में ही कन्वर्जन की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और ब्रेन वॉश किया जाता है। और एक दो तरह के इनके प्रोग्राम होते हैं, एक इंडोर प्रोग्राम होता है, एक आउटडोर प्रोग्राम होता है। तो आउटडोर जो प्रोग्राम है वो कन्वर्जन की पहली सीढ़ी होती है, जो सार्वजनिक रूप से किसी धर्म सभा में और वहाँ प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है किसी चर्च के भीतर। तो मध्य प्रदेश के रतलाम का ये जो पूरा मामला है, एक खेत जो पूरे गांव की आबादी से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पे बिल्कुल सुनसान जगह पे एक चर्च मौजूद है। ज्यादातर जो चर्च होते हैं वो अक्सर जो आबादी क्षेत्र होता है उसके बाहर ही होते हैं, शहर के या गांव के बाहर ही होते हैं। ये बात और है कि बढ़ती आबादी के कारण अब वहां पे आसपास उनकी आबादी हो गई। लेकिन अगर हम ईसाई मिशनरीज का पुराना रिकॉर्ड देखें 10, 30, 25, 50 साल पुराना, तो ये किसी भी गांव या शहर के बाहर ही इनका वो मिलेगा। चाहे चर्च की बात की जाए या मजारों और दरगाहों की बात की जाए, ये दोनों ही चीजें गाँव और शहर के बाहर होती है। तो ये जो चर्च है मध्य प्रदेश के रतलाम के एक गाँव के एक बाहरी इलाके में यह मौजूद था और यहाँ लगभग 200 से 300 आदिवासी जनजाति की जो महिलाएं और पुरुष थे, उनको धर्म सभा में बुलाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा था उस चर्च के भीतर एक पादरी। और वहां पर चंगाई के नाम पर लोगों को बीमारी ठीक करने के नाम पर वहां पूरी इस तरह की बूटी पिलाई जा रही थी। उनका एक माइंड तैयार किया जा रहा था, माइंड सेट किया जा रहा था। और ये जो कारगुजारी है ये कोई महीने 2-4 महीने पुरानी नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। जैसे कि हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले का विरोध किया है और रंगे हाथों इनको कल वहां रविवार को दबोचा था पूरे कन्वर्जन की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए। तो ये इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी जनजाति की जो इलाके हैं। और राम स्वरूप शर्मा जी, देखा जाए तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश की हालत नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर इस तरीके का जो षड्यंत्र है, इस तरीके की जो साजिश है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में हम यही अपील करेंगे अपने दर्शकों को कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाए, अंधविश्वास में ना फंसे। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ कृष्णा कुमार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर NH-58 देहरादून दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है राहगीरों के लिए और बंद क्यों किया गया है, क्या कुछ वजह है, बताइए। बिल्कुल दिव्या, देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त जो है वे हरिद्वार आ रहे हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है। आज से लेकर 2 अगस्त तक जो है देहरादून दिल्ली और हरिद्वार दिल्ली हाईवे जो है वो गाड़ियों के लिए पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। अगर वैकल्पिक मार्ग की हम बात करते हैं तो हरियाणा होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए तमाम रूटों से जो है वो देहरादून और हरिद्वार जो गाड़ियां है वो आई जा रही है। क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में शिव भक्त जो है वे पैदल आते हैं, कुछ डाक कावड़ आती है, तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो उसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी रास्ते जो है वे प्रशासन ने आरक्षित कर दिए। और आज से उन जगहों पर, उन रास्तों पर सभी भारी गाड़ियों का आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा रोड पर जितने भी स्कूल पढ़ते हैं वह सब 2 अगस्त तक बंद रखने का जो है वो आदेश दिया गया है। क्योंकि देखिए आज दूसरा कृष्णा, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ भारी गाड़ियों को बंद किया गया है या फिर किसी भी गाड़ी का यहाँ पर आवाजाही बंद है? देखिए भारी गाड़ी जैसे कि हम बात करते हैं कार की, ट्रक की, बस की, ऐसी कोई भी गाड़ी जो है वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर नहीं आएगी। जो लोकल में लोग रह रहे हैं वे भी सिर्फ 2 व्हीलर का ही इस्तेमाल जो है 2 अगस्त तक कर पाएंगे। क्योंकि भीड़ का अनुमान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आने का जताया जा रहा है, जिसको मैनेज करने के लिए शासन प्रशासन जो है वो रोड पर तैनात है और हाईवे जो है उसको बंद रखा गया है 2 अगस्त तक। अब यही देखना होगा कि हाईवे बंद रखा गया है, लोगों को बहुत ज्यादा आने जाने में जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि रूट जो है वो डाइवर्ट हर साल ही किए जाते हैं, तो इस साल भी कांवड़ यात्रा के चलते रूट डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक अगर हम आज की बात करते हैं तो वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए पैर रखने की भी जगह नहीं हो पा रही है। लाखों की संख्या में शिव भक्त ठीक है, यानी कि एक के बाद एक तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ये बेहद खास है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे। आप सभी रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।